होता दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आज तो इतना कहूँगी कि कुदरत का असूल है कि सच जितनी चाहे देर से सामने आए लेकिन सच सामने आता है। वो कहते हैं ना कि ट्रूथ विल प्रिवेल एंड फॉल्सहुड इज़ बाउंड टू पेरिश। तो सच अल्लाह ताला एक ना एक दिन सामने लाता है और झूठ जो है उसको मिट जाना होता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये होगा ज़रूर, मुझे अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है। और जब फैसला होगा उसके बाद मैं अपने केस पे आपसे बात करूँगी। मैडम खान, वो वाली बातें भी करूँगी जो पिछले 5 साल जब से ये केस 2017 से चल रहा है, जो मैं नहीं की मैं अब करूँगी इंशाअल्लाह। जी मैडम खान साहब ने जो जज साहिबा के हवाले से अल्फाज इस्तेमाल किए और इस्लामाबाद के सीनियर पुलिस अफसरान के हवाले से हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जो दहशतगर्दी की दफात थी उसको खारिज करके जो दीगर दफात है उस पर केस चलाने का हुक्म दिया है। इस पर कोई आप कमेंट करना चाहिए? देखिए, उन पे जो भी दफ़ा लगे, चाहे वो दहशतगर्दी की हो या वो तौहीन अदालत की हो या वो एक जज को ललकारने की हो, उसको डराने की हो, उसको धमकाने की हो, उन पर जो भी दफ़ा लगाई जाए वो हर दफ़ा में कन्विक्ट होते हैं, क्योंकि वो ये पूरी दुनिया के सामने कर चुके हैं। इसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बुली है और उसने तरीका ये अपनाया हुआ है कि जहाँ पर उसके ऊपर मुश्किल आती है, उसका तरीका ये है कि उसको ललकारो, उसको धमकाओ, उसको डराओ और अपना रास्ता साफ करो। तो ये चीज़ अदालतों को डिस्करेज करनी चाहिए, क्योंकि ना ये मुल्क के लिए अच्छी है, ना ये मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छी है, ना ये कौम के लिए अच्छी है, ना ये इदारों के लिए अच्छी है। मैडम ये बताइए, इमरान खान और मिस्टर एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, उनकी बयानी में फिर एक एग्रेशन आ गया। क्या मियां साहब की तरह ये एग्रेशन कुछ मुफाहमत के तहत खत्म हो जाएगा या रहेगा? आप क्या फरमा रहे हैं? मैं ये पूछ रहा था कि चकवाल गए थे कल, आपने कहा कि चकवाल में खड़े होकर उनको आर्मी चीफ की तैनाती बड़े याद आई, तो फिर बेचैनी भी लगी, कोई फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई दी इमरान खान साहब की। तो ये क्या वजह है कि वो चकवाल पहुंचे तो फिर वो जो खामोशी इख्तियार की थी वो दोबारा जो है उसमें तेज़ी आ गई? तो ये चकवाल की ज़मीन का कोई पानी था इस किस्म का जिस वजह से उनको आर्मी चीफ की तैनाती बड़े जोर से याद आई है? नहीं, वो ज़मीन का पानी नहीं है, वो कुछ ऐसे लोग जो उनके स्टेज पे भी बैठे हुए थे, वो वाला नेक्सस है। और मैंने कल अपनी ट्वीट में वो कह भी दिया था। लेकिन देखिए, चकवाल के जलसे के अंदर कुछ बातें बहुत प्रोमिनेंट थी। मैं इमरान खान के बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि वो नॉन इशू है, वो एक ऐसा इशू है जिसको हमें सबको डिस्कार्ड करके पाकिस्तान के रियल इशूज़ पे फोकस करना चाहिए। हाउएवर, वो बहरूपिये की जो मुनाफकत है ना, उसको पाकिस्तान की कौम के सामने एक्सपोज करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो कल मैंने कुछ चीज़ें नोट की। मैं उस अजाब से, उनकी जो तकरीर है उसको सुनने के अजाब से गुज़रना पसंद नहीं करती। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि वो इन्होंने अभी जो फरमाया कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, खौफ के बुत तोड़ दो। क्या अपने लोगों को वो कह रहे थे कि खौफ के बुत तोड़ दो और ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद हो जाओ? अगर ये तुम्हें डराएं तो तुम उनको डराओ, तो ये तुम्हें धमकाएं तो तुम उनको धमकाओ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं वहाँ सामने खड़ी होती तो मैं ये सवाल करती कि आपके अंदर खुद उन लेने की हिम्मत नहीं है, आपकी टांगे थर थर कांपती हैं। आप कहते हैं मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई। अगर आपके अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं कि वो उनको ललकारे, उनको डराए, उनको धमकाए? मरियम, आपके दौर में और फिर वो ये कहते हैं, एक और बात भी देखें, उन्होंने कहा कि ये खबरें टीवी पे आई कि उन्होंने इस चीज़ से उनको बुरा लगा ये कि उनके जो पार्टी के लोग हैं उनके एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं और वो खुफिया मुलाकातें करते हैं। तो मैं तो पहले सबसे ये पूछूंगी कि वो, उन्होंने कहा कि मुझे बता के मुलाकातें हों, तो आपने कभी पार्टी को बताया कि आप किस किस से खुफिया मिलते और क्या क्या बातें करते? जब धरने में लोगों को आपने 2014 के बाद जो धरना था उसमें आपने लोगों को कहा कि उंगली उठने लगी है, ये हो गया है, वो हो गया है, हम आज़ादी के लिए आए हैं, और जनरल रहील शरीफ ने बुलाया तो हंसते हंसते निकल गए। वो धरने के लोगों को बता के गए थे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और मैं खुद कहाँ रात को छुप के किसके पास अंधेरे में मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। तो अपनी पार्टी से आप वही बात करें जो आप खुद करते हैं। ये नहीं हो सकता
کہ جلسوں میں کھڑے ہو کے آپ کسی کو للکاریں اور رات کے اندھیرے میں آپ اگلوں کے پاؤں پڑ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مریم، آپ کے دور میں مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کی جگہ خلائی مخلوق اور محکمہ زراعت کے نام لیے جاتے تھے، اور آپ نے بھی تو آپ کی حکومت کیا ان ٹیلی فون کالوں کے حوالے سے کوئی تحقیقات کروانا چاہے گی؟ بھئی ہم نے تو ثبوت دیے، نام بھی لیے، ثبوت بھی دیے، اور مجھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ کبھی بہت وہ بھی ہوتا ہے، انسان کو خیال تو آتا ہے کہ کل جو کالز کروا رہا تھا، کل جو یہ ساری اکھاڑ پچھاڑ کرا رہا تھا، آج اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ آج کہہ رہے ہیں میرے ممبرز کو کالز آ رہی ہیں اور یہ کالز کو منع کر دو۔ اور جب ہم لوگوں کو کالز کراتے تھے تب ہمیں تو آتی تھی کالز، ہمیں تو دھمکیاں بھی آتی تھی، لیکن ہم نے فیس کیا۔ 2 مہینے بعد ہمارا انقلاب فوت نہیں ہو گیا۔ اب ان کالوں کی تردید کر رہی ہیں آپ کی حکومت؟ ہے بھئی میں تو یہ بالکل ہے تو ثبوت لے آؤ سامنے، یہ پڑھنی شروع کر دیتے ہو، ہے تو ثبوت لے آؤ نا۔ پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی تیاری آپ جا رہی ہے، کیونکہ تیاری کیسی ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ کو یہاں پر انتہائی شان طریقے سے پروٹوکول دیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ یہ جو آپ نے پنجاب کی بات کی، دیکھیں وہ عدالتی حکومت ہے، وہ ناجائز حکومت ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، جتنی جلدی ہو جائے اتنا بہتر۔ لانگ مارچ کے حوالے سے تیاریاں کال دے دی گئی ہے، کیا آپ لوگ پاور کے ذریعے ان کو روکیں گے یا پھر کوئی ڈائلاگ یا پھر مذاکرات کے ذریعے معاملات کو ٹیکل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں لانگ مارچ ہم نے بھی کیے، باقی جماعتوں نے بھی کیے۔ میں جمہوریت کی حامی ہوں، میں جمہوریت میں جمہوری رائے کا احترام کرتی ہوں، لیکن یہ بات جمہوری جماعتوں کی اور یہ جمہوری لیڈران کے لیے، جو انسان جتھے لے کر آ جائے اور کبھی وہ کہے کہ پرائم منسٹر کو گردن سے نکالو، والوں کی ہڈیاں توڑ دے، اور پھر جنرل راحیل شریف سے ملاقات کرنے رات کے اندھیرے میں ہنستا ہنستا نکل جائے، اور اس کے بعد وہ جب کہے کہ میں الیکشن کی ڈیٹ لینے آ رہا ہوں تو پورے اسلام آباد کو نظر آتش کر دے اور جو املاک ہیں ان کو نظر آتش کر دے اور جتھے لے کر حملہ آور ہو کہ میری بات اگر نہیں مانی تو میں آگ لگا دوں گا، میں اس کو نہ جمہوری جماعت رویہ سمجھتی ہوں نہ جمہوری لیڈر سمجھتی ہوں۔ ان کو لانگ مارچ کی ضرورت تھی، کچھ تھی، طریقے ہوتے ہیں، آپ دھمکانے کے لیے نہیں کر سکتے۔ اور پھر سارا جو نیریٹو دیا تھا انہوں نے کہ میرے خلاف سازش ہو گئی، مجھے امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی، آج انہی لوگوں کو بلا کے ان سے مل رہے ہیں، ان کو پیسے دے رہے ہیں کہ میرے دوبارہ سے جو ہے وہ بحال کراؤ، تو کدھر گئی وہ سازش جس کے نتیجے میں ہم نے یہ انقلاب دیکھا تھا، غلامی کی زنجیروں سے آزادی، انقلاب لے کے آ رہا ہوں، تو وہ انقلاب تو رانا ثناء اللہ کے ڈر سے نکلا ہی نہیں۔ ایک سیکنڈ اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں وہ چلتا ہوا وہاں سے کہ میرے خلاف خط آ گیا، سازش ہو گئی، امریکہ نے سازش کر دی، امپورٹڈ حکومت آ گئی، یہ ہو گیا، سازش ہو گئی، امریکہ نے سازش کر دی، امپورٹڈ حکومت آ گئی، یہ ہو گیا، اور اب کیا بات ہے، اب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ آ کے ساری بات رک گئی کہ میرے پسند کا چیف اپوائنٹ کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں پورے انسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ ملائن کر دوں گا، ان کے چہرے سیاہ کر دوں گا۔ یہ رویہ ایک جمہوری انسان کا رویہ ہے، مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ یہ کوئی جمہوری انسان کا رویہ ہے کہ میرے پسند کی اگر بندہ نہیں آیا تو میں سب کے چہرے داغدار کر دوں گا۔ ان میں سے ایسے آفیسرز بھی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں قربان کی ہیں، دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اس عہدے تک پہنچے ہیں۔ تو بات یہ، اور یہ جو کہ نواز شریف کو نہیں اپوائنٹ کرنا چاہیے، زرداری کو اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے، چور کیونکہ وہ ان کی چوری کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ اپنی بھی عمران خان صاحب کی چوری، وہ جو ہیروں کا ہار تھا وہ پکڑی گئی تھی، تو اصل میں یہ اپنی چوریوں کو چھپانا چاہتے ہیں، بات اور کچھ نہیں۔ وہ یاد ہے نا ہیروں کا ہار جو چوری ہوا تھا، تو یہ سب جو ہے نا، یہ سب یہ ڈرامہ ہے اور یہ پوری دنیا جانتی ہے بھائی۔ عمران خان اور جنرل باجوہ کی ملاقات ہونی چاہیے تھی، عمران خان اور جنرل باجوہ کی ملاقات۔ بھائی میں نے تو یہی بات کی، میں نے تو بالکل یہی بات کی ہے کہ جو ملاقات کی ہے رات کے اندھیروں میں اگر کی ہے تو بتاؤ نا قوم کو، اپنی جماعت کو بتاؤ، اپنی کو کمیٹی کو بتاؤ کہ میں کس سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ تم بتاتے ہو اپنے لوگوں کو جو وہ تمہیں بتائیں۔ رانا شمیم کے جب وہ آیا تھا ایفیڈیوٹ، تب آپ نے کہا تھا کہ یہ
मैं बता रही हूँ जी। आप मुस्लिम के हवाले से आज जब आपका एफिडेविट वाला मामला आया था, सारा कुछ आया था, तो आपने यहीं पे खड़े होकर कहा था ये कुदरत का कानून है, फतह हुई है, सच की फतह हुई है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आपको अपना माफी मांग लिया, वापस ले लिया, इस पर क्या कहें? देखिए, उन्होंने जो भी किया मुझे नहीं पता उसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, लेकिन एक राना शमीम की गवाही नहीं है उसमें गवाहियों के अंबार लगे हुए हैं। उसमें जो वफात पा गए हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, जज अरशद मलिक से लेकर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, उन्होंने वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, वो सब कुछ की वीडियोस बनी हुई हैं, लोगों ने देखी हैं, सुनी हैं। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने जो इंकशाफात किए हैं वो उन्होंने लाइव किए थे लोगों के सामने, दुनिया ने सुने। तो आप किस की गवाही को जुटलाएंगे? और जिस तरह ये नैब ने फरार इख्तियार किया है मेरे केस में, अभी नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह वापस आएंगे, उनके केस में भी दूध का दूध पानी का पानी होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इंसाफ की जीत होके रहनी है। लेकिन फिलहाल जो मेरे केस में नैब की ने जो फरार इख्तियार किया, उसका मतलब यही है कि जो कुछ जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने फरमाया था, जो जज अरशद मलिक ने कहा, जो राना शमीम साहब ने कहा कि वो हू बहू सच है, 100% सच है, उसको कोई जुटला नहीं सकता। वरना अगर कोई सबूत है तो सामने रखो। इमरान खान अब भी लाडले हैं? आप कहते थे कि इमरान खान लाडला है, अभी रात को मिस्टर एक्स वाई पहुंचने लगकर अब भी लाडले हैं वो किसी के। और वो मैं एक बात बता दूं, वो जिसके लाडले हैं ना, वो इमरान खान को लाडला नहीं समझते, वो अपना काम निकालना चाहते हैं। एक मिनट, मुझे उनका सवाल लेने दें। आपने महंगाई मार्च के ऊपर बताना था, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ औकात में जो बातें मजहब के बारे में, इस्लाम के बारे में, कुरानी आयात के हवाले से की, वो दिखाई। उसके बाद हमने देखा कि, और उन्होंने कहा कि अगर आपने बात करनी होती है तो या तो आप पढ़ के आया करें या आप इस पर बात ना किया करें। उसके बाद उनके खिलाफ पंजाब में भी दहशतगर्दी की दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और आज केपी में भी दर्ज कर लिया गया। तो मैम ये बताएं कि वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की इस हवाले से क्या पॉलिसी? मुझे वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी का उस पर मैं बात नहीं करूँगी, मैं अपनी बात करूँगी और मैं सारी कौम की बात करूँगी। बात यह है कि बजाय इसके कि जावेद लतीफ़ साहब पे मुकदमा बने या बाकियों पे बने, आप अपनी बात तो देखें, आप कह रहे हैं। आप कभी कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह से मैं कौम को आज़ाद करूँगा, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से लोगों को आज़ाद करूँगा। ये आप किस किस्म की ज़बान बोल रहे हैं? कभी आप कहते हैं कि 1,40,000 पैगम्बर आए हैं दुनिया में, कभी आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अपनी सियासी जिद्दोजहद में निकाल लेते हैं, कभी आप ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह अल्लाह ताला ने अपना पैगाम देने के लिए नबूवत दी थी, इसी तरह मेरी जिम्मेदारी। आप क्या बातें करते हैं? ये आप क्या ऑल फॉल बकरे, आपको अंदाज़ा भी है या आपकी मेंटल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि आपको ये पता नहीं है? और अगर स्लिप ऑफ टंग भी है तो फिर भी आपको शर्म आनी चाहिए। एक इंसान जो अवाम से खिताब कर रहा है, अवाम के जहनों में अपनी बात डाल रहा है, उसको 10 दफ़ा रिहर्स करके, ख़ास तौर पर जब मज़हब का मामला आए तो 10 दफ़ा सोच के एक बात कहनी चाहिए। फिर आप स्लिप ऑफ टंग कह के भाग नहीं सकते। तो ये इजाज़त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ खान साहब को है कि वो जो चाहे कुफर बकें, ऑल फॉल बकें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और उस पर इतराज़ उठाने वाले को सज़ा मिलती है या उस पर मुकदमा दर्ज होता है। मैडम एक खातून सहाफ़ी फौजिया शाहिद के घर में आज डकैती पड़ी है रात को, उन पर तशद्दुद भी किया गया है मीडिया टाउन में। उसके हवाले से हम चाहेंगे कि आप अपने पार्टी की तरफ से भी कोई मौक़िफ़ ज़रूर दें। मैं उसकी मज़म्मत करती हूँ। मैं राना सनाउल्लाह साहब से अभी कहूँगी गाड़ी में बैठ के कि इस केस को टेकअप करें और देखिए कि ऐसा क्यों हुआ। की परफॉर्मेंस की बात करें, डॉलर ट्रेड करे 240 पे 3700 रुपये मन गंदम हो गई है, लोगों को रिलीफ देना है, आप इसलिए आए हैं, दोबारा इलेक्शन भी आ रहे हैं, अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले भी इस चीज़ पे कॉम्प्रिहेंसिवली बात कर चुकी हूँ। मैं उनको बिल्कुल इस चीज़ में एग्जॉनरेट नहीं करती कि बिजली के बिलों में जो इजाफा हुआ है वो आवाम की कुव्वत से बाहर है, उस पर आवाम को बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है और पड़ रहा है महंगाई की वजह। लेकिन महंगाई की वजह शहबाज शरीफ साहब नहीं, महंगाई की वजह वो IMF का मुआहदा और इमरान खान की 4 साल की नालायकी और नाअहली है, जिसकी वजह से
ہماری اکانومی آج کل جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کے باوجود بھی ابھی وہ ٹھیک نہیں ہو سک رہی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو 4 سال کی نااہلی اور نالائکی اس کے دورست نتائج ہوتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ سنبھل جائے گی. لیکن اس کا جو ذمہ دار ہے, اس کا جو مجرم ہے, اس کا نام ہے عمران خان. شکریہ, تھینک یو.